नित्य, 5 प्राण, 5 देव। ओम भैया आपने शेयर कर दिया, इसी से शुरू कर लें। आइए, एक बार गायत्री मंत्र बोल करके, एक बार गायत्री मंत्र बोल करके हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओ स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हम आज इस स्वाध्याय को शुरू कर रहे हैं। अर्थात उस ब्रह्म ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, मन एवं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई। वैदिक विवेचना में प्राण के साथ वायु का भी विशेषण लगा हुआ है। उसे कितने ही स्थानों में प्राण वायु कहा गया है, पर इसका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु के कंपोनेंट से नहीं है, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते रहते हैं। कहीं कहीं पर गुरुदेव लिख रहे हैं, एक दो उपनिषदों में ऋषियों ने प्राण के साथ वायु का भी विशेषण लगा दिया है, लेकिन वो सिर्फ प्राण वायु कहने भर के लिए है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे हवा में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसेज हैं, उसी तरह से ये प्राण भी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राण वायु से मतलब उस प्रवाह से है जिसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कह सकते हैं हमारी सेल्स का, या हम अपने शरीर में जो विद्युत तरंगों के रूप में जो विद्युतीय एक्टिविटी नोटिस करते हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा मस्तिष्क में होती है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये प्राण है। अणु, विकिरण, ताप, ध्वनि आदि की शक्ति धाराओं के मूल में संव्याप्त सत्ता भी उसे कहा जा सकता है। आप सबको पता है फिजिक्स में जो मूलभूत एनर्जीज हैं वो हीट, लाइट, साउंड इत्यादि हैं। उसी के बारे में बताते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस तरह से हीट, लाइट, साउंड ये सब एनर्जीज हैं, तो इनकी शक्ति धाराओं के मूल में जो संव्याप्त सत्ता है वो प्राण है। यदि उसके अध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाए तो अंग्रेजी के लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट आदि शब्दों से संगति बैठती है, जिसमें उसके दिव्य प्रकाश के समतुल्य होने का संकेत मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने प्राण की विवेचना साइकिक फोर्स के रूप में की है। इसका मोटा अर्थ मानसिक शक्ति हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले भी बताया है कि जो प्राण है वो प्राण तत्व सर्वाधिक मस्तिष्क में और मस्तिष्क के नसों में होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी प्राण की विवेचना की साइकिक फोर्स के रूप में। इसका मोटा अर्थ मानसिक शक्ति हुई। मोटे रूप से तो यह कोई मस्तिष्कीय हलचल हुई, पर प्राण तो विश्वव्यापी है। यदि समष्टि को मन की शक्ति कहें या सर्वव्यापी चेतना शक्ति का नाम दें तो यह अर्थ ठीक बैठ सकता है। व्यक्तिगत मस्तिष्कों की प्रथम मानसिक शक्ति की क्षमता प्राण के रूप में नहीं हो सकती। संभवतः स्वामी जी का संकेत समष्टि मन की सर्वव्यापी क्षमता की ओर भी रहा होगा। मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के रूप में प्राण शक्ति के प्रखर होने का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, पर मूलतः इन सब जाने हुए विवरणों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। वैदिक साहित्य में प्राणवायु विशेषण भी लगा है और उसे प्राणवायु कहा गया है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु की कंपोनेंट्स की तरह से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते हैं। अणु, विकिरण, रेडिएशन जिसे हम कहेंगे, एटॉमिक बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलता है, ताप मतलब हीट, प्रकाश मतलब लाइट, ये सब जो फिजिक्स की मूलभूत शक्ति धाराएं हैं, इनके मूल में संव्याप्त सत्ता जो है वो प्राण।
प्राण शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण। सर जैसे एक किरण हुआ, किरण तो जैसे सूर्य देव से निकल के इधर को आती है, वो किरण होती है। विकिरण हाँ, किसको कहेंगे? जो एटम बम होता है, हम्म। ये जो किरण है सूर्य की, ये प्रकाश है, ये प्रकाश की एनर्जी है। इसी तरह से जब एटम बम का ब्लास्ट होता है, तो एटम बम के ब्लास्ट में अभी हाल फिलहाल क्या होता है, जो मोटे, जैसे कि बहुत बड़े एक राष्ट्र था रूस, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना, हम्म। तमाम सारे देश छोटे छोटे बन गए। तो जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। इनमें 12, जैसे कार्बन में 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, और उसके चारों तो 12 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन सबसे छोटा है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, उसके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे एटम्स हैं उनकी बात तो नहीं कर रहे, पर जो बड़े एटम्स होते हैं जैसे यूरेनियम 238, उसमें 238 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, और 238 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बड़ा एटम हो गया। ये बड़े एटम, अगर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए, तो ये एटम कुछ छोटे से भाग में डिवाइड हो जाते हैं, एक छोटा पार्ट अलग हो जाता है, और यूरेनियम 235 बच जाता है। यानी 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लॉस इसे हुआ। तो यूरेनियम 238 ये एक फिजनेबल मटेरियल है, मतलब एटम बम बनाने योग्य एक मटेरियल है। इसके ऊपर अगर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो, तो उससे यूरेनियम 235 बनता है, एंड लिटिल अमाउंट ऑफ मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये लिटिल अमाउंट ऑफ मैटर है, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए निकलती है क्योंकि जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी कितनी निकलेगी ये पता चलेगा, M मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। M का मतलब है वो मैटर, वो मास, वो उतना द्रव्यमान, उतना पदार्थ का हिस्सा जो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, उस पदार्थ का द्रव्यमान, उसका वेट निकालें, तो वो वेट है पदार्थ का M, उसमें मल्टीप्लाइड करें 2 बार प्रकाश की गति से, और प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख, अब इसमें जब हम m×c² करेंगे, तो हमें पहले इसे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तो 3 लाख किलोमीटर के जब मीटर बनाएंगे, तो 3 और 0 जुड़ गए इसमें, 3 × 10⁸, मतलब 3 के बाद 8 जीरो लिखे, 3 लाख किलोमीटर, और मीटर में बदला तो 8 जीरो हो गए। 3 के बाद 8 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 3 के बाद 8 जीरो, क्योंकि C² है। तो राइट। इतनी बड़ी संख्या से जब पदार्थ के छोटे से वेट का गुणा किया जाएगा, तो सोचिए कितनी ह्यूज एनर्जी निकलेगी। तो वो जो एनर्जी निकलती है एटॉमिक बम ब्लास्ट में, इस विकिरण। वो विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। उसमें अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, तो ये किरणें जो निकल रही हैं, जो प्रकाश की किरणें नहीं है, ये घातक किरणें हैं। जैसे एक्सरेज, एक्सरे खींचते समय एक्सरेज निकलती हैं, वो तो मान लीजिए हाथ का एक्सरे किया, तो वो 0.1 सेकंड के लिए एक्सरे निकलती है। बहुत बड़े किसी मोटे आदमी का भी एक्सरे किया तो मुश्किल से 1 सेकंड के लिए एक्सरे निकलती है। लेकिन यही एक्सरेज, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें अगर देर तक निकले, जैसे एटम बम का ब्लास्ट हो जाए, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वो जो विकिरण निकलता है वो घातक होता है, मनुष्य मर भी जाते हैं। 6 और 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहरों पर अमेरिका ने जब जापान के 2 शहरों पर एटम बम डाला था, तो कहते हैं एक एटम बम के ब्लास्ट से करीबन 30,000 लोग तो तत्काल कुछ सेकंड में मर गए, और 24 घंटे के अंदर अंदर तो इतने लोग मरे, कई लाख लोग मरे, और कई वर्षों तक, दसियों साल तक वो जो लोग बच भी गए, वो कोई बचे थोड़ी, उनको ऐसे ऐसे ब्लड कैंसर हो गया, किसी को किसी शरीर के हिस्से का कैंसर हो गया, क्योंकि रेडिएशन में उसको रहना पड़ा। जितना भी खाद्य पदार्थ था, गाजर मूली छोड़ करके, जो कि जमीन के अंदर थे, उनको छोड़ के जो कुछ ऊपर दिख रहा था जमीन के, सब में रेडिएशन का असर हुआ। ये सारा जो रेडिएशन है, इसको विकिरण कहते हैं। ठीक है। और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश की किरण।
तो प्राण शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण, मनुष्य शरीर एक प्रकार का चलता फिरता बिजली घर है। उसी के आधार पर शरीर के कारखाने में लगे हुए अगणित कलपुर्जे काम करते हैं, और मस्तिष्क में जुड़े हुए एक से एक बढ़कर विलक्षण कंप्यूटरों का सूत्र संचालन होता है। विशाल काय यंत्रों का क्रियाकलाप शक्तिशाली इंजनों या मोटरों पर निर्भर करता है। अगर हम एक कोई फैक्ट्री लगाएं तो उस फैक्ट्री में हमें सबसे पहले एक फैक्ट्री को चलाने वाली मोटर लगानी पड़ेगी, तो उस मोटर से ही तो फैक्ट्री की मशीनें चलेंगी। तो विशालकाय यंत्रों का क्रियाकलाप शक्तिशाली इंजनों या मोटरों पर निर्भर रहता है। मानवीय काया का विस्तार भले ही ना हो, और उसकी संरचना एवं क्रिया पद्धति असाधारण रूप से जटिल तथा संवेदनशील है। इसे निरंतर संचालित रखने के लिए स्वभावतः उच्च कोटि की शक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पर्याप्त मात्रा जन्मजात रूप से हमें उपलब्ध है, और उसके उपयोग से जीवन की आवश्यक गतिविधियों का स्वसंचालित पद्धति से गतिशील रहना संभव होता है। प्राणिज विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए मानवीय शरीर में समुचित साधन और आधार विद्यमान है। डायनेमो, आर्मेचर, मैग्नेट, कॉयल जैसे सभी उपकरण, ये जो तीन चार चीजों के नाम लिखे हैं गुरुदेव ने, डायनेमो, आर्मेचर, आर्मेचर कहते हैं जैसे रिक्शे के दो पहियों के बीच में एक्सेल होती है ना, उसी तरह से आर्मेचर जिसके ऊपर कॉयल लिपटी होती है, मैग्नेट, कॉयल, सभी उपकरण उस अपने ढंग से विद्यमान है। ये सारे जो कंपोनेंट हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक जो मशीन होती है, डायनेमो कहेंगे जिसे, जिसको घुमाएं तो बिजली पैदा होती है, तो उन सब के पार्ट हैं ये। तो डायनेमो, आर्मेचर, मैग्नेट, कॉइल जैसे सभी उपकरण अब उसमें अपने ढंग से विद्यमान है। अंग प्रत्यंगों में वे रासायनिक पदार्थ भरे पड़े हैं जिनसे बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखिए गुरुदेव ने उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस ज्यादा नहीं पढ़ी, ये क्लियरली बता दिया कि जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो कोशिकाओं से मिलके बने। कोशिकाओं में एक बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, लिक्विड वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में नाभिक है। लेकिन प्रत्येक सेल के अंदर जो अलग तरह के आयंस हैं, और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर अलग तरह के आयंस हैं, तो जहां पे जैसे आयंस हैं उनका कुल जमा टोटल निकाला जाए तो सेल के अंदर निगेटिव आयंस ज्यादा हैं और सेल के बाहर पॉजिटिव टाइप के आयंस ज्यादा हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। और अंदर जो निगेटिव आयंस हैं जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और बाइसल्फेट, तो इन सब आयंस के बीच में जो रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो अंग प्रत्यंगों में वो रासायनिक पदार्थ भरे पड़े हैं जिनसे बिजली उत्पन्न होती है। रक्ताभिसरण की प्रक्रिया, अभिसरण का मतलब होता है चक्कर लगाना, रक्त के द्वारा पूरे शरीर का चक्कर लगाया जाता है ना, इस मोटर को घुमाती है, और उस आधार पर यह विद्युत उत्पादन अनवरत रूप से जारी रहता है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे प्रत्येक शहर में या 10-15 शहर मिलाकर के एक बड़ा सा बिजली घर बना दिया जाता है, जैसे अनेकों बिजली घर हैं अपने यूपी में, कानपुर में भी एक पनकी का बिजली घर है। तो ये बिजली घर जो है बिजली बनाते हैं उस शहर के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए। तो कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के लिए बिजली घर का काम करता है। और इस बिजली घर में क्या होता है, इस बिजली घर में जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आपने गेहूं की रोटी खाई, आलू चावल खाया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनता है। और जब खाना पचाया जाता है आंतों में, तो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु अलग अलग कर दिए गए। वो ग्लूकोज आंतों से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के द्वारा चक्कर लगाता हुआ प्रत्येक कोशिका में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अब वहां पर ग्लूकोज की तोड़फोड़ वैसे ही शुरू होती है जैसे आपके स्कूटर के इंजन में पेट्रोल में आग लगा करके और उससे एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और उसको तोड़ करके ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। आपको याद होगा यहाँ पे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भाई बहन स्कूलों में जाकर के पढ़ाते हैं
कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि एनर्जी हमें मिलती है सूर्य से, इसलिए सूर्य का ध्यान करो। सूर्य की एनर्जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती है, दिन में जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें जब पत्तियों पे पड़ती हैं तो पत्तियों का हरा रंग, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पानी जो कि जड़ों के द्वारा जमीन से खींचा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पत्तियों के अंदर छेद होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसे, पत्तियों के छेदों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींच ली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों को मिला करके ग्लूकोज बनाया जाता है, जिससे पेड़ पौधों का भी काम चलता है। उन बेचारों के पास ज्यादा ग्लूकोज बन गया तो वो आलू चावल में भर के आपके लिए भेज देते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आई? सूर्य से। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि प्रत्येक सेल में है। बट माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल में कई कई होते हैं, एक नहीं कई कई। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, फिर प्रकाश संश्लेषण का उल्टा काम होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ करके वापस CO2 और H2O बना दिया जाता है, और उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त हुई थी पेड़ पौधों को, वो एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। और कुछ केमिकल्स हैं जो अगर आपको याद हो पाए तो ADP और ATP, ये समय से केमिकल्स आपको याद हो जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बनते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है वो ATP पहुंच जाते हैं, एनर्जी देते हैं, और एक फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज करके ADP बन जाता है। तो ये थोड़ा इसलिए बताया ताकि हम लोग स्कूलों में जाएं तो उनको बता सकें कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ करके वापस CO2 और H2O बना दिया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम लोगों का काम चलता है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे दूसरे शब्दों में कोशिका का पावर हाउस या विद्युत भंडार कह सकते हैं। भोजन, रक्त, मांस, अस्थि आदि से आगे बढ़ते बढ़ते अंततः इसी संस्थान में जाकर ऊर्जा का रूप लेता है। यह ऊर्जा ही कोशिका को सक्रिय रखती है, और उसकी सामूहिक सक्रियता जीव संचालक के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस ऊर्जा को लघुतम प्राणांश कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा निकली, तो गुरुदेव कह रहे हैं इसको प्राण का सबसे छोटा अंश कह सकते हैं, लघुतम सबसे छोटा प्राणांश कह सकते हैं। काय कलेवर में इसका एकत्रीकरण महाप्राण कहलाता है। जब आपके शरीर में ये एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो इसे महाप्राण कहते हैं, और उसी की ब्रह्मांड व्यापी चेतना विश्व प्राण या विराट प्राण के नाम से जानी जाती है। प्राणांश की लघुतम ऊर्जा इकाई कोशिका के अंतर्गत ठीक उसी रूप में विद्यमान है जिसमें कि विराट प्राण गतिशील है। बिंदु सिंधु जैसा अंतर इन दोनों के बीच रहते हुए भी वस्तुतः वे दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जैसे कि एक बिंदु और सिंधु मतलब समुद्र, पानी की एक बूंद और पानी के समुद्र में जैसे एक संबंध है, केवल छोटे और बड़े का अंतर है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। जो क्वालिटी समुद्र के पानी में, वही क्वालिटी एक बूंद पानी में। उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लघुतम प्राणांश तो है, किंतु विराट विश्व प्राण का एक अंश है। उन दोनों का कंपैरिजन उसी तरह से जैसे एक बूंद पानी और पानी का समुद्र, बिंदु सिंधु जैसा अंतर इन दोनों के बीच बहते हुए भी वस्तुतः वे दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। कोशिका के अंतर्गत प्राणांश के घटक परस्पर संयुक्त ना हो तो महाप्राण का अस्तित्व ना बने। गुरुदेव का कहने का मतलब है कि जो कोशिका के अंदर प्राणांश के घटक हैं, अगर सभी कोशिकाएं मिलजुल कर काम ना करें, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हाथ हमारे मुंह तक खाना ना ले जाए, मुंह खाना ना पचाए, आते अपना काम ना करें, तो शरीर तो निष्प्राण हो जाएगा, है ना। तो यदि सब लोग मिलकर के परस्पर संयुक्त होकर के काम ना करें तो महाप्राण का अस्तित्व ना बने। इसी प्रकार यदि विराट प्राण की सत्ता ना हो तो भोजन पाचन आदि का आधार न बने, और वह लघु प्राण जैसी विद्युत धारा का संचार भी संभव ना हो। बिजली से हीटर, कूलर, पंखे आदि चलते हैं, इससे उसकी उपयोगिता समझ में आती है, किंतु कभी कभी इस प्रक्रिया में व्यतिरेक भी होता देखा जा सकता है। भौतिक बिजली जीव विद्युत तो नहीं बन सकती, पर जीव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। ऐसी विचित्र घटनाएं कई बार देखने में आई हैं, जिनसे मानवीय शरीरों को एक छोटे जनरेटर
या डायनेमो की तरह काम करते देखा गया है। कई उदाहरण ऐसे देखे गए हैं जो ये बताते हैं कि इस छवि में असाधारण विद्युत प्रवाह का संचार हो रहा है। यूं यह विद्युत शक्ति हर किसी में होती है, पर वह अपनी मर्यादा में रहती है और अभीष्ट प्रयोजन में इस प्रकार निरत रहती है कि अनावश्यक स्तर पर उभर पड़ने के कारण उसका अपव्यय ना होने लगे। छूने से किसी छवि में बिजली जैसे झटके प्रतीत ना होते हों तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस शक्ति का किसी प्रकार अभाव है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के शरीर को छूते हैं तो कोई बिजली का झटका तो लगता नहीं, पर इसका मतलब ये मत समझिए कि उसके शरीर में जीव विद्युत नहीं है। जीव विद्युत तो है, लेकिन उसका एहसास हमें नहीं हो पाता, अनुभव अनुभूति नहीं हो पाती। हर किसी में पाई जाने वाली मानवीय विद्युत, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राण कहते हैं, कभी कभी किसी के प्रतिबंध कले व भेद को बाहर निकल आती है। तब उसका स्पर्श भी भौतिक बिजली जैसा ही बन जाता है। आप सर गुरुदेव यहाँ बता पे दें। एक चीज पूछना चाहेंगे कि कभी कभी पहले बहुत ऐसा अनुभव होता था कि किसी के शरीर को टच करा तो खुद को ही बहुत तेज सा करंट लगता था, ये क्या है? आप जिस किसी के शरीर को छू रहे हैं, उन दोनों में अगर प्राण विद्युत में अंतर है तो झटका लगेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला लें जिसने कभी गायत्री मंत्र का जाप ना किया हो, आप ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला लें जो हर समय दूसरों की निंदा करता रहता हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने किसी की हत्या ही की हो। केवल आप किसी की निंदा करते रहते हैं, आप दूसरों की बुराई को ही देखते हैं, तो आप समझ लें आपकी एनर्जी नीचे की ओर जा रही है। तो आप किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति से आप अगर हाथ मिला लेंगे या स्पर्श कर लेंगे तो आपको झटका लगेगा। झटके का मतलब दोनों प्राणियों की विद्युत शक्ति में अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल फ्लो स्टार्ट हो गया हायर से लोअर की तरफ वो फ्लो कर गई तो इस वजह से लगा। तो झटका लगा। तो अब गुरुदेव बता रहे हैं कभी कभी किसी के प्रतिबंध कलेवर भेद कर बाहर ये जीवित विद्युत बाहर निकल आती है। तब उसका स्पर्श भी भौतिक बिजली जैसा ही बन जाता है। तो कभी कभी एक्सेप्शनली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि व्यक्तियों को शरीर में बिजली ज्यादा बनने लगती है। आप गुरुदेव बता रहे हैं आयरलैंड की एक युवती जे स्मिथ के शरीर में इतनी बिजली थी कि उसे छूते ही झटका लगता था। डॉक्टर एस क्राफ्ट के तत्वाधान में इस पर काफी खोज की गई, पर उसमें कोई छल नहीं था। हर दृष्टि से ये परख लिया गया कि वह शरीरगत बिजली ही है। पहले ये सोचा गया कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पास बैटरी छुपा के रखी हो इसने और उसका झटका लगा देती हो। हर दृष्टि से ये परख लिया गया कि यह शरीरगत बिजली ही है। पर इस अतिरिक्त उपलब्धि का आधार क्या है, इसका कारण नहीं समझा जा सका। बर्लिन के निकट एक छोटे से गांव मिसौरी सिडालिया में एक लड़की जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में अचानक विद्युत प्रवाह का संचार आरंभ हो गया। इस लड़की का नाम था जेनी मॉर्गन। उसके शरीर की स्थिति एक शक्तिशाली बैटरी जैसी हो गई। एक दिन वो हैंडपंप चलाकर पानी निकालने लगी तो उसके स्पर्श के स्थान पे आग की चिंगारियां छूटने लगी। लड़की डर गई और घर वालों को सारा विवरण सुनाया। आप लोगों को एक कहानी बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बारे में लिखा है कि मैंने महर्षि अरविंद की डेथ से बहुत कुछ सीख ली। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ा। महर्षि अरविंद ने जब शरीर छोड़ा तो बहुत ही सीधे साधे ऋषि थे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि इतनी आध्यात्मिक शक्ति, इतनी विराट संपदा लेकर के वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। तो ये अनेक व्यक्तियों का क्लेम है, अनेक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 111 घंटे तक महर्षि अरविंद के शरीर से प्रकाश निकलता रहा, शरीर छोड़ने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जब ये घटना पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि महर्षि अरविंद ने क्या किया। महर्षि अरविंद को पता ही नहीं चला कि हमारे पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हम इसका नियोजन कैसे करें शरीर छोड़ने के पहले। तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं उन्होंने इससे सीख ले ली और अपना शरीर 2 जून 1990 को जब छोड़ा तो उसके कई महीनों पहले वो अपने शरीर से उन्होंने 98% प्राण निकाल दिया। अपने शरीर से 98% प्राण उन्होंने बाहर निकाल के सूक्ष्म में भेज दिया और 2% प्राण केवल था जब उनकी शरीर छोड़ा गया। जिससे कहीं उनको ये क्योंकि महर्षि अरविंद ने जब ये शरीर छोड़ा तो 111 घंटे तक विद्युत प्रकाश निकलता रहा। आश्चर्य की बात हो गई।
और उनकी जो शक्ति थी श्रीमा, वो जो श्रीमा को जब पता चला कि महर्षि अरविंद ने प्राण छोड़ दिए, और तो वो उनके पास गई और उनके एक हाथ को अपने दोनों हाथ के बीच में लेके बैठ गई। तो कहते हैं कि फिर से उनके शरीर में जैसे उनकी बॉडी फ्रेश हो गई, प्राण नहीं लौट के आए, मतलब ऐसा नहीं कि वो जीवित हो गए, लेकिन उनका शरीर जो कि एक तरह से डिजेनरेट होने लगा था 111 घंटे के बाद, वो फिर से उनमें प्राण के अंश आ गए, जो उनकी शक्ति थी श्रीमा उनके छूते ही। इस बात से सबक लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने अपना 98% प्राण शरीर से बाहर निकाल दिया अपना शरीर छोड़ने के पहले। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, एक दिन वह हैंडपंप चलाकर पानी निकालने लगी तो उसके स्पर्श के स्थान पे आग की चिंगारियां छूटने लगी। लड़की डर गई और घर वालों को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो समझा गया कि पंप में कहीं से करंट आ गया होगा। जब जांच की गई तो पता चला कि लड़की का शरीर भी बिजली से भरा हुआ है। वह जिसे छूती उसी को झटका लगता। वह एक प्रकार से अस्पर्शीय बन गई, जिसे कोई छू नहीं सकता। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने इस जंजाल से उसे छुड़ाने के लिए अपने अपने ढंग से कारण तलाश करने, उपचार ढूंढने में शक्ति व प्रयत्न किया, पर कुछ सफलता ना मिली। कई वर्ष यह स्थिति रहने के बाद वह प्रभाव स्वयं ही घटना शुरू हुआ और तरुणी होने तक वह व्यथा अपने आप टल गई। तब कहीं उसकी जान में जान आई और सामान्य जीवन बिता सकने योग्य बनी। सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेरिका में ही 20 से अधिक बिजली के आदमी पाए गए हैं। तलाश करने पे वे संसार के अन्य देशों में भी मिल सकते हैं। कोलोराडो निवासी WP जोन्स और उनके सहयोगी नॉर्मन लोग ने इस संदर्भ में लंबी शोधें की और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, सामान्य से शारीरिक व्यतिक्रम है। मतलब उनके हिसाब से एक मामूली सी डिरेंजमेंट है, मामूली सी गड़बड़ी है, सामान्य सा शारीरिक व्यतिक्रम है। शरीर की कोशिकाओं के नाभिकों की बिजली आवरण ढीले पड़ने पर लीक करने लगती है। उनका कहना यह था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में बिजली बन रही है, वो बिजली जैसे कि तांबे के तार के ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है ना, जिससे हम अगर तार छू भी लें तो करंट ना लगे, तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो नर्व सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं। उसमें एक लंबी पूंछ होती है, उसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में अंदर एक फिलामेंट में वो बिजली का प्रवाह चलता है, और वो बिजली का प्रवाह लीक ना हो इसके लिए उसके ऊपर माइलिन की शीट होती है। माइलिन की शीट नर्व सेल्स के ऊपर बिल्कुल वैसी है जैसे तांबे के तार के ऊपर प्लास्टिक की शीट चढ़ी होती है। तो ये बताया गया कि शरीर की कोशिकाओं के नाभिकों के बिजली आवरण, मतलब उसकी जो शीत है, माइलिन शीत, वो ढीले पड़ने पर बिजली लीक करने लगती है। तब शरीर की बाहरी परतों पर उसका प्रवाह दौड़ने लगता है। वस्तुतः नाभिकों में अनंत विद्युत शक्ति का भंडार तो पहले से ही विद्यमान है। इन शोधकर्ताओं का कथन है कि स्थान और उपयोग की भिन्नता से प्राणी विद्युत और पदार्थ विद्युत के दो भेद जरूर हो गए हैं, पर तात्विक दृष्टि से उनमें मूलभूत एकता ही पाई जाती है। शोधकर्ता जोन्स स्वयं भी एक विद्युत मानव थे। उन्होंने नंगे पैरों धरती पर चलकर भूगर्भ की अनेकों धातु खदानों का पता लगाने में भारी ख्याति प्राप्त की थी। उनके स्पर्श से धातुओं से बनी वस्तुएं जादूगरों के खिलौनों की तरह उछलने खिसकने की विचित्र हलचलें करने लगती थी। छूते ही बच्चे झटका खाकर चिल्लाने लगते थे। अमेरिका के मोंटाना राज्य के मेडालिया कस्बे की जेनी मॉरन नामक लड़की एक चलती फिरती बैटरी थी। जो उसे छूता वही झटका खाता। अंधेरे में उसका शरीर चमकता था। अपने प्रकाश से वह घोर अंधेरे में भी मजे के साथ यात्रा कर लेती थी। उसके साथ चलने वाले किसी जीवित लालटेन के साथ चलने का अनुभव करते थे। उसके शरीर के स्पर्श से 100 वाट तक का बल्ब जल उठता था। यह लड़की 30 वर्ष की आयु तक जीवित रही और अस्पर्श बनी एकांत कोठरी में दिन गुजारती रही, क्योंकि कोई उसे छू नहीं सकता था। कनाडा के ओंटारियो क्षेत्र वंडन गांव में जन्मी एक लड़की 70 वर्ष तक जीवित रही। धातु का सामान उसके शरीर से चिपक जाता था, इसलिए उसके भोजन पात्र तक लकड़ी या कांच के रखे जाते थे। टोक्यो की नेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस तरह की घटनाओं पर व्यापक अनुसंधान किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इस संस्था के वैज्ञानिकों का कथन है कि आमतौर पर एक बल्ब 25 वोल्ट से 60 वोल्ट का विद्युत बल्ब जलाने जितनी विद्युत की न्यूनाधिक मात्रा प्रत्येक शरीर में पाई जाती है। ट्रांजिस्टर के नॉब को
हाथ की उंगलियों का स्पर्श देकर बजाएं तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। उंगलियां हटाने पे आवाज कुछ क्षीण हो जाती है। आजकल तो आप सब जानते होंगे, मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल की जो स्क्रीन है, आपकी उंगलियों से जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से तो वो टच करते ही फंक्शन आता है। ट्रांजिस्टर तो पुराने जमाने में गुरुदेव ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो ट्रांजिस्टर होते थे, अगर वो बजवाए तो ठीक है, अपने हिसाब से बजवाए। अगर आप उसके नॉब को अपने हाथ की उंगलियों से छू दो तो ध्वनि की तीव्रता थोड़ी बढ़ जाती होगी, ये गुरुदेव ने नोट किया होगा। अब आजकल तो ट्रांजिस्टर लोगों के घरों में होते ही नहीं, तो ये बात सब लोग जान नहीं पाते होंगे। ट्रांजिस्टर के नॉब को हाथ की उंगलियों का स्पर्श देकर बजाएं तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। उंगलियां हटाने पर आवाज कुछ कम हो जाती है। यह इसी तथ्य का प्रमाण है। विद्युत चिंगारियों के मामले आए हैं, उनमें भी विद्युत आवेश अधिकांश उंगलियों में तीव्र पाया गया है, पर असीमित शक्ति का कोई कारण खोजा नहीं जा सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा आता है कि उनका एक शिष्य था। वो कुछ दिन उनके साथ रहा और फिर साधना करने लगा। स्वामी जी से साधना सीख सीख के चला गया और फिर कुछ साधनाएं करने लगा हुआ अपनी अलग, कहीं जंगल में जाकर के। थोड़े दिनों बाद उनसे मिलने आया। रात के समय स्वामी जी जा रहे थे कहीं, तो अंधेरा था। तो स्वामी जी ने कहा होगा कि भाई दिया जला दो। तो वो उनका शिष्य बोला कि स्वामी जी आप आज्ञा करें तो मैं प्रकाश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी से प्रकाश निकलने लगेगा, मैंने ऐसी क्रियाएं सीख ली हैं। और उसने अपने कपड़े उतारे, उसकी रीढ़ की हड्डी से प्रकाश निकलने लगा। कुंडलिनी जागरण की तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी प्रकाशित हो गई और लोगों को रास्ता दिखने लगा। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसको मना किया। उन्होंने कहा जो ऊर्जा श्री हरि से मिलने के लिए तुम्हें खर्च करनी चाहिए थी, उस ऊर्जा का प्रयोग तुम दुनिया के लोगों को प्रभावित करने में कर रहे हो, और ये उचित नहीं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।